हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ बात कर रहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये किससे संबंधित होगा? तो ये आपका संबंधित होगा निरंतरता के सिद्धांत में, यानी लगातार जो है विकास होता रहता है निरंतर। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार और घर। तो बालकों के संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है कि संज्ञानात्मक विकास जो है बालकों का वो सबसे बेहतर किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए, वह लंबे निबंधों को जल्दी रटने की क्षमता रखता है। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है। तो यहाँ बात कर रहा है कि बुद्धिमान बच्चे की, तो बुद्धिमान बच्चा जो है वो प्रवाहपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण कर लेगा, यानी बातचीत अच्छे तरीके से करेगा, प्रवाहपूर्ण होगा। साथ में क्या होगा? अमूर्त रूप से सोचेगा। अमूर्त रूप का मतलब है किसी चीज़ को या किसी बात को या किसी समस्या को कई तरीके से उसके हल ढूंढने का प्रयास करेगा, या वह नए परिवेश में समायोजित कर लेगा। अगर कोई बुद्धिमान बालक है तो वो कहीं जाता है, नया परिवेश पाता है, तो उसमें अपने आप को आसानी से एडजस्ट कर लेता है। तो ये तीनों तो लक्षण होंगे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बालक अगर निबंधों को रट लेता है और उसको हम बुद्धिमान बोल दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो बुद्धिमान बालक की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा था कौन सा लक्षण नहीं है बुद्धिमान बालक का। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, या शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में एकदम खामोशी। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। जितना ज़्यादा विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उतना ही क्या होते हैं? अभिप्रेरित शिक्षण को संकेत देती है, यानी वो शिक्षण क्या है? अभिप्रेरित है, मोटिवेट किया गया है बच्चों को, और बच्चे जो है पढ़ने के लिए प्रेरित हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, या सानिध्य या संगत की आवश्यकता। सानिध्य होगा यहाँ, या संगत की आवश्यकता। तो पूछ रहा है कौन सा मनोसामाजिक आवश्यकता से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बाकी सामाजिक अनुमोदन, सराहना, ये भी आपका मनोवैज्ञानिक फैक्टर है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। और संगत की आवश्यकता, ये भी आपका साइकोलॉजिकल नीड है बच्चे की। लेकिन जो विशिष्ट पदार्थ हैं, ये नियमित रूप से बाहर निकलना, ये आपका बायोलॉजिकल नीड है। अगला प्रश्न देखते हैं। मन का मानचित्रण संबंधित है समझ बढ़ाने की तकनीक या बोध बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, या मन का चित्र बनाने से, और या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो अगर बात करें मन का चित्रण किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन की क्रियाशीलता पर जितना बच्चा, यानी मन को जितना ही ज़्यादा वो क्रियाशील बनाएगा, उस पर जितना ही ज़्यादा उसके लिए रिसर्च करेगा, उतना ही क्या होगा? उसके मन में मानचित्र आसानी से
डेवलप होते रहेंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न 7 नंबर देखते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। बात यहाँ कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को, तो ऑप्शन दिया गया है सक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, या कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना। अगर कोई बालक प्राथमिक स्तर का है तो उसके लिए हमें एक टीचर होने के नाते उन्हीं पद्धतियों का, उन्हीं टीचिंग मेथड का यूज करना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए जो बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं है वो सीखना चाहता है प्रैक्टिकली या सीखना चाहता है करके, लेकिन हम उसको व्याख्यान से समझा रहे हैं तो उसके क्या होगा, उसके सिर के ऊपर ऊपर चीज़ें निकल जाएंगी। तो जितना जैसा वो सीखना चाहता है, उसकी जैसी क्षमता है, उसी के अनुरूप हम अगर शिक्षण पद्धति प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा, सीखने की समस्या संबंधी सबसे बेहतर तरीका होगा। उसकी जो समस्याएं आ रही हैं सीखने में, वो सारी जो है उनका समाधान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर जो होती है, संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की होती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करते हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं और इनके जो अवस्थाएं हैं, इनका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कहलाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। अगर इनको क्रम से हम लगाएं तो ये आपका संवेदी प्रेरक अवस्था पहली है, उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये आपका दूसरी है, इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये तीसरी है, और जो आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये चौथी अवस्था है। तो कह रहा है यहाँ अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है और 2 वर्ष तक होता है उसकी आयु, तो वो संवेदी प्रेरक अवस्था के द्वारा सीखता है, यानी वो अपने सेंसिटिव मोटर्स का प्रयोग करता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, उन्हीं के द्वारा सीखता है। जैसे हम लोग देखते हैं बच्चे छोटे होते हैं तो वो हर चीज़ को मुंह में रख के सीखने का प्रयास, उसको चाटने लगते हैं या उनको सूंघने लगते हैं, तो वो उनकी एक सीखने का, उनकी जानकारी लेने का एक तरीका होता है। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं बालक, अपने आसपास के माहौल, परिवेश और अपने परिवार से सीखने लगते हैं, अनुकरण विधि से सीखने लगते हैं। ये सब जीन पियाजे के द्वारा बताया गया। और उसके बाद उन्होंने बताया जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो बच्चा जो है वो अपना अमूर्त संकल्पनाएं प्रारंभ कर देता है। यानी कि बात करें अगर, तो वो एक विचार पर ना टिक के किसी समस्या को कई तरीके से सोचने लगता है। तो यहाँ पे इसका कह रहा था अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन कब प्रारंभ कर देता है, तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। ये नहीं है कि हर एक बात को वो ज्यों का त्यों स्वीकार कर ले। इस स्टेज पे क्या होता है, बच्चा अपना तर्क प्रस्तुत करना चालू कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका आपका सही उत्तर की अगर बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सही हो जाएगा। और ये 4 स्टेज भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि जीन पियाजे के द्वारा कौन सी 4 अवस्थाएं दी गई। हो सकता है इनमें से आपका कोई ऑप्शन में दूसरी रख दे और 3 इन्हीं से दे दे और कहे इनमें से कौन सी नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम कई सारे जीन पियाजे के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। यहाँ बात कर रहा है सृजनात्मकता की। सृजनात्मकता का मतलब अभी हम समझाएंगे, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कौन से
जो है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन ए है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा है विद्यालयी जीवन के आरंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। अगर बात करें चौथे ऑप्शन की, तो चौथा ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। तो सृजनात्मकता को पोषण करने वाला कौन सा है? तो सृजनात्मकता को पोषण करने वाला यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। बात करें सृजनात्मकता की, तो सृजनात्मकता क्या होता है? क्रिएटिविटी, यानी बच्चा अपने आप से कुछ नया, सृजनात्मकता का मतलब ही होता है कुछ नया करना। अब वो कोई उसके नए विचार हो सकते हैं, कोई नया सिद्धांत हो सकता है, कोई नई वस्तु का निर्माण कर सकता है। तो ये सारी जिसके अंदर क्वालिटी होती है उसे हम कहते हैं सृजनात्मक बालक। तो सृजनात्मकता का पोषण कौन करेगा इनमें से? तो क्या होगा, जब विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने, प्रश्न करने के अवसर दिए जाएंगे तो वही तो उसको पोषित करेगा, उसकी इस क्रिएटिविटी को निकाल कर लाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट जो है आपका विकल्प सही हो जाता है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, शिक्षार्थियों के अनुभव एवं प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण हैं। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र किसमें दृढ़ विश्वास करता है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अगर यहाँ बात करें तर्कना नहीं करनी चाहिए, तो ये स्वतंत्र रूप से ये बिल्कुल गलत है। जब तक स्वतंत्र रूप से बच्चे तर्क नहीं करेंगे तब तक वो अच्छे तरीके से सीखेंगे कैसे, चीज़ों के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। अगर बात करें कि जो बाहर क्या करते हैं या अप्रासंगिक है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाहर के अनुभव जो हैं वो बच्चों के उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं। अगर बात करें पहले ऑप्शन की, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, अगर वही शिक्षक ही हमेशा अनुदेशन का नेतृत्व करेगा तो बच्चों को कभी कभी इसमें अवसर दे देना चाहिए अनुदेशन के लिए। इसका सबसे बेस्ट जो सुटेबल ऑप्शन है वो आपका सही होता है विद्यार्थियों के अनुभव एवं प्रत्यक्षण। जब भी इस तरीके से कोई आपको ऑप्शन मिले क्वेश्चन में कि उनको अवसर देने की बात कहे, उनको जो है अनुभव उनके बात करे, तो उसको सबसे ज़्यादा हमें जो है प्रोबेबिलिटी देनी है, प्रायिकता देनी है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन सही भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन ए सामाजिक, आनुवांशिक, नैतिक और शारीरिक। तो अगर बात करें वाइगोस्की की, तो वाइगोस्की का सिद्धांत ही कहलाता है सामाजिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने बताया बच्चा जो है वो समाज के द्वारा उसके अंदर विकास उत्पन्न होता है, वो समाज से चीज़ों को सीखता है, और इसी में उन्होंने ZPD समीपस्थ विकास के नियम को भी बताया। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीखने में किस कारक को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है? तो सामाजिक कारक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता और विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो शिक्षक से संबंधित कारक पूछ रहा है, तो शिक्षक से संबंधित कारक इसमें कौन सही हो जाएगा? अगर बात करें बैठने की उचित व्यवस्था की, तो ये आपका पूरा विद्यालय की व्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। अगर बात करें अधिगम संसाधन की, ये भी आपका विद्यालय की व्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। अगर बात करें विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, तो विषय वस्तु जो है आपका पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है। तो शिक्षक से संबंधित कौन सा कारक हो जाएगा? विषय वस्तु में प्रवीणता। शिक्षक जितना ही विषय वस्तु में प्रवीण होगा, उसके अंदर कंपेटेंसी होगी, तो वो उतना ही अच्छे तरीके से बच्चों को सिखा सकता है। ये शिक्षक से संबंधित कारक हो गया, यानी ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न,
बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। यानी कह रहा है अगर कोई क्लास है उसमें हमें बीजों के अंकुरण के बारे में बताना है तो उसके लिए सबसे प्रभावी पद्धति क्या होगी? विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों के द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन सी है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। ऑप्शन डी है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। तो अगर बात करें तो यहाँ विस्तृत व्याख्या करेंगे तो बच्चे को उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा बीजों के अंकुरण के बारे में। अगर श्यामपट्ट पे चित्र बनाकर दिखाएंगे तो थोड़ा व्याख्या से ज़्यादा सुटेबल होगा, और अगर वृद्धि के चित्रण दिखाएंगे तब भी। लेकिन ये सब एक तरीके से कृत्रिम तरीके से सीखने की विधियाँ हैं। अगर हम वास्तविक अनुभव की बात करें तो जब हम विद्यार्थियों के द्वारा पौधे के बीजों को बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करने के लिए कहेंगे तो वो क्या होता है और उसके जीवन से संबंधित अनुभव हो जाते हैं और वो कभी उन चीज़ों को भूलता नहीं है। तो इसलिए सबसे सुटेबल ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाता है आपका। ये आपका सिद्धांत है डूइंग बाय लर्निंग का, यानी जितना हम करके सीखते हैं, जितना हम अपनी डेली लाइफ से सीखते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे मनो मस्तिष्क में आसानी से बैठ जाती हैं। तो अगर बीजों के अंकुरण को बताना है तो सबसे अच्छा यहाँ क्या होगा कि बच्चों को हमें बीज बोने देना चाहिए। उसके बाद जो उनका अंकुरण होता है उसका ऑब्जर्वेशन अवलोकन करने के लिए बोलना चाहिए। फिर जो बच्चा उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेगा वो एक तरीके से पूरा स्थायी रूप में उसके मस्तिष्क में बैठ जाएगी। तो इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है। तो यहाँ अगर बात करें जब बच्चा फेल होता है तो बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बिल्कुल निगेटिव, ऐसा कतई नहीं हो सकता कि वो योग्य ना हो। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, याद करने पे कभी भी फोकस करे वो आपका निगेटिव में चला जाएगा। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यहाँ होगा जब बच्चा फेल हुआ यानी उसकी पूरी व्यवस्था फेल हो गई, शिक्षक भी फेल हुआ, विद्यालय की व्यवस्था भी फेल हुई, शिक्षक के द्वारा जो विधि अपनाई गई शिक्षण विधियाँ वो सारी फेल हुई। तो यहाँ आपका सबसे बेटर ऑप्शन क्या है? व्यवस्था पूरी फेल हो गई यदि बच्चा फेल होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। तो यहाँ कह रहा शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन, यानी शिक्षण से अधिगम पर बल कौन दे सकता है? तो परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो परीक्षा परिणामों पर केंद्रित हम नहीं हो सकते, परिणाम तो चेंज भी किए जा सकते हैं बच्चे को अच्छी तरीके से सिखाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, तो यही जो है हमारा सबसे सुटेबल ऑप्शन होता है। जब हम बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को अपनाते हैं तो क्या होता है, वो शिक्षण से अधिगम पर बल देता है। यानी कि शिक्षण एक तरीके से है जैसे हम सिखाते चले गए, बच्चों को समझ में आया या नहीं आया इससे शिक्षक को कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर अधिगम की बात करें तो अधिगम तभी माना जाता है जब बच्चों के अंदर क्या हो, स्थायी परिवर्तन हो, जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं उनको वो अच्छे तरीके से सीख पाएँ। तो जब बाल केंद्रित शिक्षा होगी, बालक के अनुसार पूरी व्यवस्था होगी, तो वो अधिगम पर फोकस करेगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है? इन ऑप्शन में से हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा मात्र रोपण से संबंधित है। तो अगर बात करें समावेशी शिक्षा की तो समावेशी शिक्षा का कहना है कि जो भी बच्चे हैं उनको एक कक्षा में समावेश किया जाए। अगर कोई दृष्टिबाधित है, कोई मानसिक रूप से थोड़ा जो है मानसिक रूप से वीक है या मानसिक कमी है उसके अंदर ये,
और जो प्रतिभाशाली है, जो सामान्य बालक है, इन सबको एक ही कक्षा में समायोजित करके पढ़ाया जाए, जिससे क्या हो, जो इस बच्चे हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत डिजेबिलिटी है तो वो अपने आप को हीन ना समझें, उनके अंदर भी क्या हो, पूरा एक तरीके से सम्मान की भावना आ जाती है समावेशी शिक्षा से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी अलग अलग सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों से बच्चे आते हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये समावेशी शिक्षा की सबसे उचित जो है विशेषता है। ऑप्शन बी इसका सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तरात्मक प्रश्न या मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, और सत्य या असत्य। तो अगर बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका क्या होगा, सत्य या असत्य। वस्तुनिष्ठ बेसिकली होते क्या हैं, ऐसे प्रश्न जिनका जो है उत्तर परिवर्तित ना हो, एक ही उत्तर रहे, और वो क्या हो, कोई भी टीचर या कोई भी व्यक्ति उसको चेक करे, उसके मूल्यांकन में कोई अंतर ना आए, वो सारे वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो जो सत्य सत्य है, तो उसमें जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है, यानी उसका पूरा 1 नंबर का क्वेश्चन है आपको, तो वो कोई भी चेक करेगा टीचर, उसमें उसकी बाइसेस, मनमानी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम निबंधात्मक प्रश्न की बात करते हैं, तो अगर निबंधात्मक प्रश्न है तो वो सब्जेक्टिव टाइप हो जाते हैं, यानी जो व्यक्ति होगा या जो चेक करने वाला है उसके मनोमस्तिष्क का प्रभाव उस पर पड़ता है। अगर उसको अच्छा लगा तो ज़्यादा नंबर दे दिया लिखने का, हो सकता दूसरे टीचर को तरीका ना अच्छा लगे तो कम नंबर, यानी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो वो सारे सब्जेक्टिव में आ जाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार में आपका सत्य सत्य आ जाएगा। आपका ये जो है वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आते हैं ऑप्शन वाले, वो हो जाएंगे, मिलान हो जाएंगे, रिक्त स्थान हो जाएंगे, ये सारे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षा। तो इसका आपका पहले हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं, और जो हमारा सुटेबल आंसर होगा वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका यही है, आपका सीटेड में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे पहले हमें एलिमिनेशन देखना चाहिए। जब हम एलिमिनेशन देख लेते हैं तो जो हमारा राइट ऑप्शन होता है उसको हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर बात करें बार बार ली जाने वाली परीक्षा पे फोकस अगर कर रहा तो समझ लो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड है ही नहीं। परीक्षा में अगर अंकों पे फोकस कर रहा तो भी वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। अगर केवल की आ जाए मतलब वो एक ही ऑप्शन को दे रहा है तो ये भी आपका निगेटिव में चला जाएगा। तो 3 वैसे एलिमिनेट हो गए, बचा हमारा चौथा ऑप्शन, यही हम सही हो जाएगा। प्रगतिशाली शिक्षा की विशेषता क्या हो जाएगी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होगा, उसी को हम प्रगतिशाली शिक्षा कहेंगे। ये नहीं है कि समय सारणी जो बना दिए उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को तैयार कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसे हमें फ्लेक्सिबल, लचीला भी बनाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंज भी लाना पड़ेगा, व्यवस्था भी लचीली करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक ही तरीके से, जैसे मान के चलें एक किसी शिक्षण विधि के द्वारा उसको नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों के लिए दूसरी शिक्षण विधि अपनाएंगे, एक्शन रिसर्च करेंगे, लोग उसके कारणों को जानने का पता लगाएंगे, किस कारण की वजह से पढ़ नहीं पा रहा, सीख नहीं पा रहा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जब भी आप आंसर करिए तो सबसे पहले एलिमिनेशन वाला जो है अपॉर्चुनिटी उसको ढूंढिए, और उसी तरीके से आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल के आ जाएगा। आपको कहीं ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। हो सकता कभी कभी 2 ऑप्शन आपको सिमिलर जैसे लग रहे हों, लेकिन तब वहाँ पे थोड़ा अपना माइंड लगा लेंगे और उसको बेस्ट ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक? तो इसका आपका क्या हो जाएगा, सीखने का क्षेत्र क्या हो जाएगा, अनुभविक हो जाएगा। भावात्मक आपका ये आपका जुड़ा है भावनाओं से या एक तरीके से साइकोलॉजिकल फैक्टर है, आध्यात्मिक भी अलग है, व्यावसायिक, लेकिन सीखने का क्षेत्र अनुभव के द्वारा हम सीखते हैं तो ये हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। किसके, सीखने के क्षेत्र के अंतर्गत।
आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से तात्पर्य है, यानी शिक्षा में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इसका सामाजिकरण का मतलब क्या होता है? यदि हम अपने सामाजिक वातावरण में अनुकूल एडाप्ट कर लेते हैं अपने आप को और समायोजित हो जाते हैं, तो वही सबसे बड़ा क्या है, सामाजिकरण का तरीका है, सामाजिकरण की प्रक्रिया है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी के 20 प्रश्नों को हल किया है और विद कॉन्सेप्ट इनको हल किया है। तो आगे भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट, ऐसी ही ट्रिक्स के साथ में फिर मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर LMP को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं रोचक प्रश्नों के साथ में विद कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।